नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात कोरोना के ऐसे बाहुबलियों की जिन्हें नाम दिया है स्पेशल 26, क्योंकि कोरोना की इस महामारी में आपने एक से एक हैरान करने वाली तस्वीर देखी होंगी, जिन्हें देखकर आप कई बार विचलित भी हुए होंगे। लेकिन आज ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि हम जिन स्पेशल 26 के बारे में बताने जा रहे हैं वो कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके सभी सदस्य कोरोना की चपेट में आ गए। कोई ऐसा नहीं था जो बचा हो, लेकिन इस मुश्किल वक्त में इस परिवार ने ऐसा जज्बा दिखाया कि काल रूपी कोरोना भी घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। आपने कोरोना काल की कोहराम मचाती तस्वीरें देखी होंगी। अस्पताल में कभी बेड के लिए तो कभी ऑक्सीजन की आपातकाल की दिल दहला देने वाली चीख सुनी होगी। कोरोना के इस भयावह काल में अंदर तक तोड़ देने वाला हर तरह का मंजर देखा होगा। शमशान में नॉन स्टॉप जलती चिताएं देखी होंगी और कब्रिस्तान में कभी न खत्म होने वाली वेटिंग देखी होगी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं जो मुश्किल वक्त में मजबूत इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी मिसाल है, जिसने साबित कर दिया है अगर हौसले और जीने की इच्छा हो तो कोरोना जैसी महामारी को भी घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। और ये करके दिखाया है प्रयागराज के इस परिवार ने। तस्वीरों में दिख रहे इस परिवार के एक एक सदस्य किसी योद्धा से कम नहीं है, क्योंकि मुश्किल वक्त में जो जीने की इच्छा शक्ति इन्होंने दिखाई वो महामारी के दौर में हर उस शख्स के लिए प्रेरणा देने वाली है जो इस वक्त कोरोना के संकट से जूझ रहा है। क्योंकि एक वक्त इस पूरे परिवार को कोरोना ने घेर लिया था और देखते ही देखते महज 10 दिन के अंदर घर के 26 लोग कोरोना की चपेट में आ गए। पूरे परिवार पर चिंता के बादल मंडरा रहे थे और ये बादल उस समय और ज्यादा गहरे हो गए जब परिवार के सबसे बुजुर्ग सदस्य 87 साल के राघवेंद्र मिश्र भी संक्रमित हो गए, जिससे पूरा परिवार चिंतित हो गया। क्योंकि 2012 में उन्होंने अपनी एक किडनी अपने बेटे को दान दे दी थी। ऐसे में परिवार की चिंता लाजमी भी थी, लेकिन राघवेंद्र मिश्र ने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि मुश्किल वक्त में घर के इसी बुजुर्ग को हौसला दिखाया। उससे पूरे परिवार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हिम्मत मिली और पूरे परिवार ने बिना पैनिक फैलाए होम आइसोलेट रहते हुए कोरोना WHO की बताई गाइडलाइन का पालन किया और वक्त पर दवा और काढ़ा और भाप लेते हुए एक एक करके कोरोना से जीत हासिल की। और आज ये उसी हौसले का कमाल है, ये सारे योद्धा हमारे सामने है। मुझे होली के बाद कुछ सिम्टम आए। मैं संक्रमित हुआ कोरोना की दूसरी लहर में और उसके बाद एक एक करके मेरे घर में 26 लोगों को सिम्टम्स आए और जैसे जैसे सिम्टम्स लोगों का आए सबको मैंने आइसोलेट किया और WHO को रिकमेंडेड दवाएं जो हैं जैसे कि आइवरमेक्टिन, डॉक्सी, एजिथ्रोमाइसिन, मल्टीविटामिन, जिंक, ये सबको प्रॉपर डोजेस दी और सबका टाइम पर ऑक्सीजन लेवल नापना, फीवर नापना। संक्रमित होने के बावजूद भी ये सारी चीज़ें करता रहा। लेकिन 6वें-7वें दिन जब पिताजी हमारे संक्रमित हुए तो एक बार घर में भय का माहौल बना। लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग परेशान मत हो। और अब प्रयागराज का ये परिवार उन लोगों के लिए मिसाल बन चुका है जो इस वक्त कोरोना की महामारी से लड़ रहे हैं। क्योंकि सच तो ये है कि मजबूत विल पावर से कोरोना को भी हराया जा सकता है, बल्कि लोग कोरोना को हरा रहे हैं और इसकी तस्दीक कर रही है यूपी के आंकड़े। क्योंकि यूपी में शनिवार को 12,547 नए मरीज सामने आए, जबकि शुक्रवार को यह आंकड़ा 15,747 था और गुरुवार को 17,775 के पार था। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कैसे यूपी में कोरोना की रफ्तार कम हो रही है। प्रदेश में पिछले लगभग एक माह में हम लोग उसी एक माह पहले वाली स्थिति में आ गए हैं और 30 अप्रैल को जितने कुल मामले दिन में आए थे 38,000, उससे लगभग 26,000 कम 12,000 मामले जो हैं वो आज सामने आए हैं और 1,77,000 एक्टिव केसेस हमारे हो गए हैं। और ये टेस्ट की संख्या को नहीं घटाया गया। टेस्ट जो है 2,56,000 टेस्ट हो रहे हैं और 30 अप्रैल को भी लगभग 2.5 लाख के आसपास टेस्ट हो रहे थे। तो टेस्ट न घटाने पर भी अगर मरीजों की संख्या, पॉजिटिव की संख्या घट रही है तो एक प्रदेश सरकार के लिए एक संतोष की बात है। न सिर्फ केस कम हो रहे हैं बल्कि रिकवरी रेट 80% से बढ़कर 90% पर आ गया है और ये सब हो रहा है लोगों की इच्छा शक्ति की वजह से, जो महामारी से लड़ने का हौसला दिखा रहे हैं।
जिनके हौसले से सरकार को भी हिम्मत मिल रही है। और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश फिर से एक बार पटरी पर लौट रहा है। प्रयागराज से एबीपी गंगा के लिए मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एक परिवार की इच्छा शक्ति वाली रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन सवाल इस बात का है कि हेल्थ सिस्टम कब ये इच्छा शक्ति दिखाएगा, क्योंकि अस्पतालों में धूल फेंकते वेंटिलेटर्स कहीं ना कहीं हमारी इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। क्योंकि इलाज के लिए जिन वेंटिलेटर्स को आखिरी सीढ़ी माना जाता है, अगर वो काम ना करें तो सवाल गंभीर हो जाता है। लेकिन ये सवाल तब और ज्यादा हैरान करता है जब पता चले कि वेंटिलेटर हैं, लेकिन उन्हें ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर नहीं। ये रिपोर्ट देखिए और वेंटिलेटर फुल ऑपरेटर गुल की पूरी थ्योरी समझिए। धूल फांकते वेंटिलेटर का स्याह सच। पीएम केयर फंड का कौन है दुश्मन? यूपी में कोरोना के आंकड़े भले ही कम होते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी है, जिसको जल्द से जल्द दुरुस्त नहीं किया गया तो हालात फिर से खराब हो सकते हैं। और ये चुनौती है उन वेंटिलेटर्स की जिनकी जरूरत इस आपदा में सबसे ज्यादा है। लेकिन यूपी के सरकारी अस्पतालों में ज्यादातर वेंटिलेटर या तो खराब है या फिर जो सही है उन्हें चलाने के लिए ट्रेंड स्टाफ की कमी है। हालात ये है कि पीएम केयर फंड से मिले वेंटिलेटर्स में बहुत से वेंटिलेटर्स अभी तक डिब्बे में बंद पड़े हैं, क्योंकि जिनको इंस्टॉल करने तक के लिए लोग नहीं हैं। लखनऊ के अस्पतालों की दिल दहला देने वाली दास्तान। वेंटिलेटर है लेकिन चलाने वाला कोई नहीं। हालात ये है कि राजधानी लखनऊ के दो बड़े कोरोना अस्पताल आईसीयू और वेंटिलेटर चलाने वाले स्टाफ की भारी कमी से जूझ रहे हैं। और इन दोनों अस्पतालों का नाम है लोक बंधु और बलरामपुर अस्पताल। इनमें लोक बंधु अस्पताल 200 बेड का कोविड अस्पताल है, वहीं बलरामपुर अस्पताल 300 बेड वाला अस्पताल है, जिनमें लोक बंधु में 32 वेंटिलेटर है तो बलरामपुर में 28 वेंटिलेटर। लेकिन ये दोनों ही ट्रेंड स्टाफ की कमी से जूझ रहे हैं। लोक बंधु अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी की माने तो 32 में से अभी सिर्फ 5 वेंटिलेटर्स ही चल रहे हैं। और ये हालात तब हैं जब सरकार की तरफ से 9 स्टाफ दिए गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ट्रेनिंग देकर तैयार नहीं किया जा सका है। पिछले महीने से कोविड का शुरू हुआ तो 30 बेड का आईसीयू शुरू किया गया। चूँकि हमारी फैसिलिटी L2 फैसिलिटी नामित हुई थी सरकार की ओर से, तो 200 बेड का हम लोगों ने कोविड अस्पताल शुरू किया। उसमें 30 बेड हम लोगों ने आईसीयू बेड शुरू किया। हमारे पास करीब 30 से 32 वेंटिलेटर रखे हुए हैं और सारे फंक्शनल हैं। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नॉन फंक्शनल या पैकेज है, पैकेट में रखा हुआ, ऐसा नहीं, सारे फंक्शनल हैं। और एनेस्थेटिस्ट जब उनको ज़रूरत होती है तो हमारे पास इस समय करीब 4 मरीज ऐसे हैं जिनको हम लोग बाईपाइप पे और लगाए हुए हैं और वेंटिलेटर का उपयोग कर रहे हैं। लोक बंधु अस्पताल में धमन कंपनी के आए वेंटिलेटर्स में ऑक्सीजन सप्लाई की प्रेशर में भी दिक्कत की बात सामने आई है और ये बात खुद चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अजय शंकर त्रिपाठी ने बताई है। हालांकि पीएम केयर से आए वेंटिलेटर्स में ये दिक्कत नहीं है। दरअसल इसमें जो ज़रूरत होती है वो आईसीयू टेक्नीशियन की है, लेकिन हमारे संवर्ग में, पीएमएस संवर्ग में आईसीयू टेक्नीशियन नहीं है। अभी कल ही महानिदेशक महोदय ने हम लोग को आदेश किया है कि आप लोग आईसीयू टेक्नीशियन मांगिए, और इसके लिए डीजी सर ने हम लोगों को 9 ओटी टेक्नीशियन भी दिया है। अभी पिछले हफ्ते आए हैं, उनकी ट्रेनिंग हम लोग करा रहे हैं और जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो हम लोग और अच्छे से वेंटिलेटर चला पाने में सक्षम होंगे। चूँकि अंदर जो है वेंटिलेटर के रूम में वो 24 घंटे उन लोगों को देखना है। चूँकि एनेस्थेटिस्ट इस मात्रा में हमारे पीएमएस संवर्ग में नहीं है, तो और आने वाले दिनों में पीकू के लिए भी बात हो रही है, पीडियाट्रिक आईसीयू चलाने के लिए, उसमें भी हम लोगों को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, सारे एनेस्थेटिस्ट को और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को। और हम लोग इसमें जी जान से लगे हुए हैं कि किसी तरीके से इस वेव का सामना हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अच्छे से रिकवरी भी हो रही है हम लोग के यहाँ। वहीं लखनऊ के ही बलरामपुर अस्पताल को 300 बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहाँ पहले बेड्स नहीं मिल रहे थे, लेकिन अभी मौजूदा स्थिति ये है कि 300 में से 135 बेड भरे हैं, बाकी खाली है। यहाँ अस्पताल के एक बड़े अधिकारी ने ऑफ रिकॉर्ड बातचीत में बताया कि अस्पताल में 28 वेंटिलेटर्स हैं, लेकिन आईसीयू चलाने के लिए ट्रेन टेक्निकल स्टाफ की जरूरत है। अस्पताल प्रशासन ने शासन से 12 स्टाफ मांगे हैं, जो फिलहाल नहीं मिले हैं।
और ऐसे में जो अस्पताल के डॉक्टर्स हैं उन्हीं से काम लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति भले ही सुधर रही हो, लेकिन सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। प्रदेश में सरकारी अस्पतालों में जो वेंटिलेटर्स हैं उनमें बड़ी मात्रा में वेंटिलेटर्स खराब पड़े हैं। जो ठीक भी हैं उनको चलाने के लिए टेक्निकल स्टाफ की बहुत बड़ी कमी है। और इसके अलावा पीएम केयर फंड से जो वेंटिलेटर्स अस्पतालों को दिए गए हैं उन वेंटिलेटर्स को अस्पतालों में बंद करके रखा गया है, क्योंकि इंस्टॉल करने के लिए टेक्निकल स्टाफ नहीं मिल रहा है। ऐसे में सरकार के लिए वेंटिलेटर्स को 100% चलाना एक चुनौती बनी हुई है। देखना होगा कि ये चुनौती कब दूर होती है। मतलब व्यवस्था है, वेंटिलेटर्स भी है, लेकिन होने के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि इनका इस्तेमाल हो और सुविधाओं के अभाव में किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। क्योंकि हमने इससे पहले अपने खास प्रोग्राम बात तो चुभेगी में फिरोजाबाद में धूल फांकते हुए वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट दिखाई थी। यूपी के कई सरकारी अस्पतालों में आज के दिन दर्जनों वेंटिलेटर धूल फांक रहे हैं। रिपोर्ट देखने के बाद खबर का असर भी हुआ। प्रशासन की नींद टूटी तो तुरंत धूल फांकते वेंटिलेटर्स को जरूरतमंद अस्पतालों के लिए रवाना कर दिया गया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल ये है कि वेंटिलेटर्स होने के बाद भी उनका इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। और ये सिर्फ लखनऊ का नहीं, कन्नौज, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, इटावा समेत तमाम जिलों में ऐसी समस्याएं देखने को मिली हैं। यहाँ खराब पड़े वेंटिलेटर्स को ठीक नहीं कराया गया है। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या ये रिपोर्ट देखकर बद इंतजामी का दौर खत्म होगा या फिर स्टाफ की कमी से ये वेंटिलेटर्स यूं ही धूल खाते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात हॉस्पिटल की हॉरर स्टोरी की, क्योंकि जिन अस्पतालों को जिला प्रशासन ने इस मुश्किल वक्त में मरीजों की मदद करने की जिम्मेदारी दी है, वो मरीजों को लूटने में लगे हैं। क्योंकि पहले ये अस्पताल भारी भरकम बिल तैयार करते हैं और जब मरीज के परिजन बिल चुकाने से मना करते हैं तो ये मरीज को बंधक बना लेते हैं। ऐसा ही एक अस्पताल है राजेंद्र हॉस्पिटल, जिसने पहले एक दिन में भारी भरकम बिल बनाया और जब परिजन ने भरने से मना कर दिया तो उसे बंधक बना लिया। तो डॉक्टर ने बोला 24 घंटे का 21,000 रुपया लगेगा। एक तरफ महामारी की मार, दूसरी तरफ अस्पतालों की मनमानी। आपदा को अवसर समझने वाले अस्पतालों से सावधान। महामारी के दौर में मरीजों को कैसे लूटना है, कैसे खून चूसना है, ये प्राइवेट अस्पतालों ने साबित कर दिया है। क्योंकि कोरोना काल में अस्पतालों की मनमानी की एक नहीं कई तस्वीरें सामने आई हैं और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है बस्ती जिले का राजेंद्र हॉस्पिटल, जिसने कोरोना का इलाज कराने आई एक मरीज का एक दिन का बिल 34,000 रुपए बना दिया और तीमारदारों ने बिल भरने से मना किया तो मरीज को बंधक बना लिया। जिसके बाद 21,000 रुपए तीमारदार ने अस्पताल में जमा कराए, लेकिन इसके बाद भी अस्पताल ने मरीज को नहीं छोड़ा। अस्पताल में वेंटिलेटर भी नहीं था, दूसरी तरफ मरीज की हालत खराब हो रही थी, लेकिन अस्पताल अपनी मनमानी पर अड़ा हुआ था। हद तो तब हो गई जब मरीज का पर्सनल ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पताल ने हड़प लिया। कल जिगना चौराहा के पास में राजेंद्र हॉस्पिटल है, उधर लेके गया मेरे भाई अहमद हुसैन को एडमिट करने। एडमिट करे तो डॉक्टर ने बोला 24 घंटे का 21,000 रुपया लगेगा। हम लोगों ने 21,000 रुपये दे के एडमिट करे। तो आज जो है वो 1 बजे बोला कि तुम्हारे पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत है। वेंटिलेटर का मेरे पास में 1 घंटे बाद में सुविधा होगी। ऐसा करते करते कल 8 बजे एडमिट करा था, आज करते करते ऐसा जो है 5-6 बज गया। जब उसको कहा कि ऐसा है 1 घंटे में मंगवाता हूँ, पर अभी तक नहीं आया। अभी तक आया नहीं तो उसको कहा गया कि एक काम करो, डिस्चार्ज कर दो और हमको कैली हॉस्पिटल में ले जाके एडमिट करना है और वहाँ आपका जो है हमारा हो जाएगा इलाज। तो उसका कहना ऐसा है कि ठीक है, तुम और 14,400 रुपये भरो, फिर तुम्हारे पेशेंट को छोड़ेंगे। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने राजेंद्र अस्पताल को L1 कोविड अस्पताल बनाया है, जहां कोरोना के मरीजों का इलाज होता है। लेकिन प्राइवेट अस्पताल आपदा को अवसर समझ लिया है। जब मनमाना बिल तैयार किया जाता है और कोई बिल भरने से मना करता है तो मरीज को बंधक बना लिया जाता है। ये बात सिर्फ राजेंद्र अस्पताल की नहीं है,
ये हर उस प्राइवेट अस्पताल का हाल है जिन्हें कायदे से इस मुश्किल वक्त में मरीजों का इलाज करना चाहिए था, लेकिन ये अस्पताल मरीजों के लिए अब मुसीबत बनते जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार एक तस्वीर ये भी आपको दिखाएंगे कि इस महामारी के भयानक दौर में कैसे अपनों ने छोड़ दिया अपनों का साथ। महामारी के इस भयानक दौर में अपने भी बेगाने हो गए हैं। शमशान घाटों पर शवों की कतार है, लेकिन उन शवों को कंधा देने के लिए 4 लोग नहीं। नौबत यह है कि कहीं पुलिस वालों ने अंतिम संस्कार किया तो कहीं सामाजिक संस्थाएं आगे आईं। हमीरपुर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसमें ठेले पर अंतिम यात्रा निकाली गई। वजह यहां भी वही कि 4 लोग कंधा देने के लिए इकट्ठा नहीं हो पाए। इस रिपोर्ट में आपको हमीरपुर के शमशान घाट का सच भी दिखाई देगा। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। चार कांधे भी मयस्सर नहीं शमशान ले जाने के लिए। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अपनों ने भी नहीं पहचाना मुसीबत का ये कैसा अफसाना। कोरोना ने छीन ली जिंदगी, रिश्तों का भी टूटा ताना बाना। पहले बीमारी का दर्द, फिर इलाज न मिलने की मुसीबत और मरने के बाद 4 कंधों के भी नसीब न होने की दास्तान। ये व्यथा है उन बदनसीबों की जिनकी जान कोरोना की इस महामारी में चली गई। सांस टूटने की वजह कुछ भी रही हो, लेकिन कोरोना का डर 4 कंधों का इंतजाम होने में भी अड़चने पैदा कर दे रहा है। न सिर्फ 4 कंधों का बंदोबस्त करने में दिक्कत आ रही है, परेशानी तो पैसों की भी मुंह खोल कर खड़ी है। गरीबी के चलते लोग अपनों का अंतिम संस्कार तक नहीं कर रहे। शव लेकर मुक्तिधाम पहुंचते हैं और चुपचाप उसे नदियों में प्रवाहित कर देते हैं। हमीरपुर में ये किस्सा लोगों की जुबान पर आम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मुक्तिधाम में लकड़ियों की कमी है, बाहर लकड़ी का टाल है जहाँ स्टॉक बढ़ा दिया गया है। सुविधाएं और व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई हैं और यहाँ पे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जो भी आदमी आता है उस पर यहाँ भटकना नहीं पड़ता, इसलिए मैं सारी व्यवस्थाएं और बढ़ा कर ही सारी व्यवस्थाएं रखी हुई हैं। लकड़ी की टाल में स्टॉक भले ही बढ़ गया हो, लेकिन गरीबों की जेब का पैसा आज और ज्यादा कम है। बात सिर्फ 400 रुपए क्विंटल के हिसाब से लकड़ी खरीदने की नहीं, अंतिम संस्कार में जो सामग्री लगती है उसे खरीदना भी गरीबों के लिए किसी बोझ जैसा हो गया है। नतीजा ये है कि अंतिम संस्कार न करके शवों को बहाया जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो शव में पत्थर बांधकर उसे नदी में छोड़ दे रहे हैं ताकि वो बहते हुए किसी को नजर ना आए। बुंदेलखंड में भी बाकी जगहों की तरह मौत के मामले बढ़े, लेकिन सच तो ये है कि उन मौतों का हिसाब किताब कोरोना की किसी सरकारी डायरी में दर्ज नहीं। बताया जा रहा है कि हमीरपुर के इस मुक्तिधाम में जहाँ पहले सिर्फ 2-4 शवों का ही अंतिम संस्कार होता था, लेकिन अब ये आंकड़ा हर रोज 10 तक पहुंच रहा है। तो यहाँ पर ये हमीरपुर का मध्य भाग है और ये शमशान घाट है मेरे पीछे। इसमें रोज़ 8-10 बॉडी जलाई जाती हैं। तो जलाए जाते हैं सुमेरपुर, कुरारा और आसपास के गांवों से, हमीरपुर से सब यहाँ लोग आके जलाते हैं। यमुना नदी के तट पर बना यह हमीरपुर का सबसे बड़ा शमशान घाट है, लेकिन मुसीबत देखिए, यहाँ भी जगह की कमी हो रही है। चारों तरफ गंदगी का ढेर है, कहीं अधजले शव दिखाई दे रहे हैं तो कहीं अंतिम संस्कार का सामान बिखरा पड़ा है। जब जिला प्रशासन से इसकी शिकायत हुई तो साफ सफाई कराई गई। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया, मैंने जिलाधिकारी महोदय को व्हाट्सएप में डाला और फेसबुक में डाला। उसका प्रभाव ये हुआ कि माननीय जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत रात में ही निर्देश दिए और सुबह नगर पालिका की टीम आकर के यहाँ कल सफाई कर गई है और हमारे 2-3 वृक्ष भी जला दिए हैं लोगों ने वहाँ पास में बाड़ी जला कर के, पीपल के 2 वृक्ष। तो मैंने कल उनकी सफाई की और आज थाले बनाए, पानी डलवाया
और अब वो किसी तरह से सुरक्षित हो जाएंगे। 5-6 वृक्ष हमारे पीपल के, बरगद के, नीम के, ये है। मुद्दा ये नहीं है कि साफ सफाई हो गई, मुद्दा तो ये है कि आखिर हमीरपुर के शमशान घाट पे जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं वो मौतें सरकारी आंकड़ों से मेल क्यों नहीं खाती? क्या जो अंतिम संस्कार हो रहे हैं उसमें से ज्यादातर मौत कोरोना से हुई है? और अगर नहीं तो फिर अर्थीयों के लिए 4 कंधों का न मिल पाना समाज को क्या संदेश देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। राम नाम सत्य है।